अक्टूबर 2025 भारत के लिए काफी एक्शन से भरा महीना रहा है। मतलब फूड सेफ्टी को मजबूत करने से लेकर एकदम रिकॉर्ड तोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तक इस महीने कई बड़े फैसले और काम हुए। तो चलिए एक एक करके इन सभी जरूरी डेवलपमेंट्स को सहयोग को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जोड़कर देखने वाले हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो सुनने में भले ही थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन सच कहूँ तो यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण की जड़ है। हम ये देखने जा रहे हैं कि आखिर कैसे बिहार के एक शांत वेटलैंड की कहानी दुनिया के दूसरे कोने में चल रही हलचल से जुड़ जाती है। और जब हम इसका जवाब ढूंढेंगे ना, तो सामने आएगी एक बहुत ही गहरी कहानी। कहानी बदलाव की, प्रकृति को बचाने की, और हाँ, ग्लोबल स्टेज पर भारत की जो पहचान बदल रही है उसकी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलते हैं बिहार। तो हमारा पहला पड़ाव है बिहार की पर्यावरणीय जीत। यहाँ हम संरक्षण के कुछ बड़े माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करेंगे। वाकई कुछ कमाल की चीजें हुई हैं। जी हाँ, हाल ही में बिहार को 2 नए रामसर साइट्स मिले हैं। ये बायोडायवर्सिटी और वेटलैंड्स को बचाने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। अब सवाल ये उठता है कि ये रामसर साइट आखिर होती क्या है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि होती है जिसे इंटरनेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजी बहुत खास होती है और इसे रामसर कन्वेंशन के तहत ये दर्जा मिलता है। तो बिहार की ये 2 नए हीरो कौन हैं? पहला है बक्सर का गोकुल जलाशय और दूसरा है पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील। जरा सोचिए, एक तरफ है 448 हेक्टेयर में फैला गोकुल जलाशय, ये 50 से भी ज्यादा तरह के पक्षियों का घर है, और दूसरी तरफ है उदयपुर झील, जो एक नेचुरल ऑक्सबो लेक है, और सर्दियों में तो यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स का मेला लग जाता है। तो इन 2 नई साइट्स के जुड़ने से बिहार में अब कुल 5 रामसर साइट्स हो गई हैं, और अगर पूरे देश की बात करें तो इंडिया में अब टोटल 93 रामसर साइट्स हैं। ये वाकई में हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और सुनिए, सफलता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गंडक नदी की तरफ देखिए, यहाँ घड़ियालों की आबादी में एक जबरदस्त उछाल आया है। ये चार्ट देखिए, 2015 में जहाँ सिर्फ 54 घड़ियाल थे, वहीं 2025 तक ये संख्या बढ़कर 372 हो गई। मतलब सिर्फ एक दशक में इतनी बड़ी ग्रोथ। इसी के साथ गंडक अब चंबल के बाद देश में घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा घर बन गई है। चलिए अब पर्यावरण से आगे बढ़ते हैं और समाज की बात करते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है बदलता सामाजिक ताना-बाना। क्योंकि जिस तरह बिहार का पर्यावरण बेहतर हो रहा है, ठीक वैसी ही एक पॉजिटिव लहर यहाँ के समाज में भी देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 70%। ये एक बहुत बड़ा, बहुत प्रभावशाली नंबर है। लेकिन ये है किस बारे में, क्या लगता है? ये 70% की कमी है बिहार में लड़कियों के बाल विवाह के मामलों में। जी हाँ, 70% की गिरावट। और ये बात संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक रिपोर्ट बताती है। ये एक बहुत ही बड़ी सामाजिक जीत है। और अगर हम दूसरे राज्यों से इसकी तुलना करें तो ये वाकई एक शानदार प्रदर्शन है। देखिए, असम 84% की कमी के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो कि कमाल है। लेकिन बिहार और महाराष्ट्र भी 70% की कमी के साथ ठीक दूसरे नंबर पर खड़े हैं। ये इस सामाजिक बुराई के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग में जीत जैसा है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं छोटी चिड़ैया से। ये कोई और नहीं बल्कि बिहार का नया ऑफिशियल इलेक्शन मैस्कॉट है, और इसे चुनना भी आसान नहीं था। 660 से ज्यादा एंट्रीज में से इसे चुना गया है ताकि ये वोटर्स को जागरूक कर सके। तो छोटी चिड़ैया क्या सिंबलाइज करती है? इसे बिहार के मेहनती, जिंदा दिल और जागरूक समाज का प्रतीक माना गया है। इसका सीधा सा मकसद है राज्य के हर एक नागरिक को वोट डालने के लिए इंस्पायर करना। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, मतदाता सूची का शुद्धिकरण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीधे सीधे हमारी डेमोक्रेसी की सेहत से जुड़ा हुआ है। मतलब एक साफ सुथरी और एकदम सटीक वोटर लिस्ट। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोसेस शुरू किया है जिसे कहते हैं SIR, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका एक ही मकसद है वोटर लिस्ट को एकदम एक्यूरेट, अपडेटेड और एरर फ्री बनाना। और इस प्रोसेस का नतीजा, बिहार की वोटर लिस्ट से 65.6 लाख, जी हाँ, 6.5 लाख से भी ज्यादा नाम हटाए गए हैं। ये नंबर ही बताता है कि ये सफाई अभियान कितने बड़े स्केल पर हुआ है। तो सवाल ये है कि इतने सारे नाम हटाए क्यों गए?
ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, करीब 36 लाख लोग ऐसे थे जो कहीं और शिफ्ट हो चुके थे। 22 लाख लोगों की दुर्भाग्य से मृत्यु हो चुकी थी और करीब 7 लाख नाम वो डुप्लीकेट थे। चलिए अब बिहार से निकलकर जरा दुनिया का चक्कर लगाते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है दुनिया भर की खबरें। एक नजर डालते हैं कुछ ग्लोबल हेडलाइंस पर। और देखिए, हम अभी चुनावी लिस्ट की सफाई की बात कर रहे थे ना, तो दुनिया में देखिए क्या हो रहा है। फ्रांस में वहां के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2007 में लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी से अवैध रूप से कैंपेन के लिए फंड लिया था। ओके, तो अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर, भारत की प्रशांत पहुंच। और यहीं पर हम अपने उस पहले सवाल पर वापस लौटेंगे। याद है, बिहार और न्यूयॉर्क का कनेक्शन। इसे समझने के लिए हमें ग्लोबल स्टेज पर भारत की डिप्लोमेसी को देखना होगा, खासकर पैसिफिक रीजन में। तो याद है वो न्यूयॉर्क की मीटिंग जिसका जिक्र हमने एकदम शुरू में किया था? वो यही थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वहीं पर फाइपेक की मेजबानी की। फाइपेक यानी इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। ये 2014 में शुरू की गई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसमें फिजी, पापुआ न्यू गिनी जैसे 14 पैसिफिक आइलैंड देश शामिल हैं। और इस मीटिंग में हेल्थ, टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर जो 12 पॉइंट का एक्शन प्लान था, उसे रिव्यू किया गया। तो देखा हमने कहाँ से शुरू किया था, बिहार के एक वेटलैंड से, और कहाँ पहुंचे, ग्लोबल डिप्लोमेसी के मंच तक। ये सारी कहानियां, चाहे वो लोकल हो या ग्लोबल, एक ही चीज दिखाती हैं कि कैसे एक इलाका की इमारत खड़ी होती है। जरा सोचिए, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री अपनी पहली ऑफिशियल विजिट पर भारत आते हैं, और अकेले नहीं बल्कि अपने साथ 100 से ज्यादा सीईओज और बड़े लीडर्स की पूरी फौज लेकर। ये कोई मामूली दौरा नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था। और बात सिर्फ मुलाकातों तक नहीं रही। देखिए, ये समझौते कितनी फ्यूचर फोकस्ड हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर क्लीन एनर्जी तक। मतलब साफ है, दोनों देश मिलकर भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। अब चलिए अटलांटिक के पार ब्राजील की ओर। भारत और ब्राजील ने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है, अपने व्यापार को लगभग दुगना करना, $12.2 बिलियन से सीधे $20 बिलियन। ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। ये दिखाता है कि दोनों देशों का एक दूसरे पर भरोसा कितना बढ़ रहा है। 70 साल, ये एक बहुत लंबा वक्त होता है, और भारत मंगोलिया का रिश्ता समय की इस कसौटी पर खरा उतरा है। और जब इस माइलस्टोन पर मंगोलिया के प्रेसिडेंट खुद भारत आते हैं, तो ये इस दोस्ती की गहराई को और भी मजबूत कर देता है। और ये पार्टनरशिप सिर्फ बातों में नहीं है। एक तरफ तेल रिफाइनरी के लिए इतनी बड़ी क्रेडिट लाइन, तो दूसरी तरफ वीजा में छूट और आध्यात्मिक जुड़ाव। ये दिखाता है कि दो देशों का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, जहां व्यापार भी है, विश्वास भी है और विरासत भी। अब एक नज़र एक मुश्किल इलाके पर, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात में भारत का अपने टेक्निकल मिशन को एक फुल फ्लेज्ड एम्बेसी में अपग्रेड करना, ये एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम है। ये दिखाता है कि भारत मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है। तो ये तो हुई दो देशों के बीच की बातें। पर जब दुनिया के सारे बड़े देश एक साथ एक मंच पर आते हैं, तब भारत की आवाज कैसी सुनाई देती है? चलिए देखते हैं। जब भूटान जैसा करीबी पड़ोसी देश यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े मंच पर भारत के लिए खड़ा होता है, तो पूरी दुनिया सुनती है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये इस बात का सीधा संकेत है कि दुनिया में भारत का कद कितना बढ़ रहा है और परमानेंट सीट के लिए उसका दावा कितना मजबूत होता जा रहा है। और देखिए, ये सिर्फ बातों में नहीं, नतीजों में भी दिख रहा है। भारत का 7वीं बार UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए चुना जाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये बताता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की मौजूदगी कितनी लगातार और असरदार है। कूटनीति, आप जानते हैं, हमेशा बंद कमरों में नहीं होती। कभी-कभी सबसे गहरा असर कल्चर और पर्यावरण जैसे मुद्दे डालते हैं, जो पॉलिटिक्स की बाउंड्रीज को पार करके सीधे लोगों के दिलों को जोड़ते हैं। जरा सोचिए, भारत से भगवान बुद्ध के अवशेष हजारों मील का सफर तय करके यूरोप के इकलौते बौद्ध बहुल इलाके में पहुंचते हैं। ये कल्चरल डिप्लोमेसी का एक कमाल का उदाहरण है। ये एक ऐसी पहल है जो सीधे दिलों को जोड़ती है। तो एक तरफ हमारी प्राचीन विरासत है, और दूसरी तरफ आज का सिनेमा। हरियाणा की एक शॉर्ट फिल्म बकरी का दुनिया के एक बड़े फिल्म फेस्टिवल में पहुंचना, इसे ही तो कहते हैं सॉफ्ट पावर की असली ताकत।
क्या आप पानी के अंदर एक लाइव इंटरव्यू की कल्पना कर सकते हैं? पलाऊ ने ठीक यही कर दिखाया। और ये सिर्फ एक अनोखा इवेंट नहीं था, बल्कि लाइफाई जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे समुद्रों को बचाने का एक जबरदस्त मैसेज था, जो पूरी दुनिया तक गया। देखिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए दुनिया कैसे एक साथ आ रही है। यहाँ 3 बड़े लक्ष्य साफ हैं। ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन कम करना, हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अपना योगदान देना। ये समझौता इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अभी तक हमने सहयोग और साझेदारी की बात की, लेकिन दुनिया, आप जानते हैं, हमेशा इतनी सरल नहीं होती। अब कहानी में तनाव और टकराव का पहलू भी देखते हैं, जो ग्लोबल इक्वेशंस को लगातार बदलता रहता है। तो ये स्नैपबैक मैकेनिज्म आखिर है क्या? इसे एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक समझिए। ये 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि अगर डील में शामिल बड़े देशों को लगता है कि ईरान अपनी बात से मुकर रहा है, तो वो तुरंत एक तरफा तरीके से पुराने यूएन सैंक्शंस वापस लगा सकते हैं। और जब ये इमरजेंसी ब्रेक लगता है, तो नतीजा बहुत गंभीर होता है। विदेशों में संपत्ति फ्रीज हो जाती है, हथियारों की डील रुक जाती है और देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगता है। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का वो सख्त चेहरा है जहां फैसलों का असर बहुत भारी पड़ता है। अब देखिए पोलैंड को। ये कहानी बताती है कि जियोपॉलिटिक्स बदलने पर अलायंस कैसे मजबूत होते हैं। 1999 में नेटो ज्वाइन करने से लेकर अब 25 साल बाद उसके एनर्जी पाइपलाइन सिस्टम का हिस्सा बनने तक, ये दिखाता है कि एक देश कैसे धीरे धीरे एक बड़े सुरक्षा घेरे का और भी अहम हिस्सा बनता जाता है। तो हमने ये सब देखा, सहयोग, तनाव, संस्कृति, व्यापार। सवाल ये उठता है कि इस उदाहरण देखिए, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8.5 अरब डॉलर की एक बहुत बड़ी डील हुई है। और मकसद है उन रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन के दबदबे को तोड़ना, जो हमारी इलेक्ट्रिक कारों से लेकर हमारे फोन और डिफेंस सिस्टम तक हर चीज के लिए जरूरी है। और ये दबदबा कितना बड़ा है, जरा सुनिए। चीन दुनिया की करीब 90% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। सोचिए, 90%! ये कोई छोटी बात नहीं है। और देखिए, ये खेल और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। अब पाकिस्तान ने एक नया दाव खेला है। उसने अमेरिका को अपने पैसनी पोर्ट को डेवलप करने का ऑफर दिया है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है और साफ इशारा है कि वो चीन के विशाल बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। और पाजने की लोकेशन ही असल में सारी कहानी कहती है। ये चीन के बनाए ग्वादर पोर्ट और भारत के सपोर्ट वाले चाबहार पोर्ट के ठीक बीच में है। तो ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल बन रहा है, जहां दुनिया की 3 बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन और भारत एक दूसरे पर बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं। तो ये जो होड़ मची है संसाधनों के लिए, ये सीधे सीधे टकराव में कहाँ बदल रही है? चलिए अब दुनिया के कुछ सबसे गर्म, सबसे टेंशन्ड इलाकों पर नजर डालते हैं। साउथ चाइना सी में थिटू आइलैंड को देखिए। है तो ये फिलीपींस के कंट्रोल में, लेकिन चीन, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया सब इस पर अपना हक जताते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी शिपिंग रूट पर है और माना जाता है कि यहाँ तेल और गैस का मानो खजाना छिपा है। तो ये एक ऐसा विस्फोटक मिक्सचर है जो कभी भी भड़क सकता है। और वहीं दूसरी तरफ इंडियन ओशन में मेडागास्कर को देखिए। वहाँ मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया है। जबरदस्त प्रोटेस्ट के बाद प्रेसिडेंट को हटा दिया गया है, जो इस बेहद जरूरी इलाके में बढ़ती अस्थिरता का एक और बड़ा संकेत है। अच्छा, इन टेंशन से हटकर अब कुछ नंबरों पर नजर डालते हैं, क्योंकि कभी-कभी आंकड़े हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं कि दुनिया के देश असल में कर क्या रहे हैं। सबसे पहले ये नंबर देखिए, 25.8। ये क्या है? ये 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर है और इसे गंभीर यानी सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। ये वाकई में एक चिंताजनक आंकड़ा है। और ये चार्ट दिखाता है कि ये चुनौती कितनी बड़ी है। भारत का स्कोर है 25.8, जबकि दुनिया का एवरेज है 18.3। इस वजह से भारत 123 देशों में 102वें नंबर पर आता है। ये वाकई में एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है। अब बात करते हैं घूमने फिरने की आज़ादी की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, मतलब 193 देशों में वीजा फ्री एंट्री। इसके मुकाबले इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स 57 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं और इस वजह से भारत की रैंक 85वीं है।
ट्रेड की बात करें तो सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में भारत 30 इकोनॉमीज में 23वें नंबर पर है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, जब बात आती है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की तो भारत काफी अच्छा करता है, लेकिन सोशल और एनवायरमेंटल मामलों में अभी भी काफी लंबा सफर तय करना बाकी है। अच्छा, हेल्थ के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में तंबाकू का इस्तेमाल कम हो रहा है, लेकिन जैसे ही एक चुनौती कम होती है, एक नई चुनौती सिर उठा लेती है, और वो है ई-सिगरेट का बढ़ता हुआ चलन। तो इस सारी कंपटीशन और चुनौतियों के बीच एक दूसरी कहानी भी चल रही है, और वो है सहयोग की। देश आज भी डिप्लोमेसी और डिफेंस के लिए एक साथ आ रहे हैं। हाल ही में 2 बड़ी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हुई हैं, एक मिस्र में जिसका मकसद गाजा में शांति लाना था, और दूसरी युगांडा में जहां नॉन अलाइंड मूवमेंट के देश दुनिया की तरक्की के लिए एक साथ आए। मिलिट्री फ्रंट पर भी नई पार्टनरशिप्स बन रही हैं। भारत ने साउथ कोरिया के साथ अपनी पहली नेवल एक्सरसाइज की है, और जापान के साथ तो अपने सैन्य रिश्ते लगातार मजबूत कर ही रहा है। ये जो एक्सरसाइजेज हैं, ये इंडो पैसिफिक रीजन में बदलते पावर बैलेंस का एक बहुत बड़ा संकेत है। और अब चलिए फटाफट दुनिया भर की कुछ और बड़ी सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। जापान से एक ऐतिहासिक खबर, देश को साने तकाइची के रूप में अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिल गई हैं। एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की खबर है। उरुग्वे इच्छा मृत्यु यानी यूथनेसिया को कानूनी मान्यता देने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। भारत के लिए एक अच्छी खबर, 4 यूरोपीय देशों आइसलैंड, लिखनेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब लागू हो गया है, जो नए आर्थिक रास्ते खोलेगा। और आखिर में अमेरिका से एक शानदार कल्चरल न्यूज़, कैलिफोर्निया ने अब ऑफिशियली दिवाली को स्टेट हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है। तो आज हमने देखा कि दुनिया में एक तरफ जबरदस्त होड़ मची है, तो दूसरी तरफ सहयोग की कोशिशें भी जारी हैं। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या दुनिया फिर से पुराने सख्त गुटों में बट रही है, या फिर हम एक